नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना भी की। तस्वीरें गोरखपुर से हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुके देकर भेंट की और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। यूएई के प्रतिष्ठित शख्स से बातचीत की गई। इस मौके पर उन्होंने यूएई और भारत के बारे में कई बातों को साझा किया। تشهد تطورات كبيرة في المرحلة الأخيرة من الناحية الاقتصادية، وتربط الإمارات علاقة كبيرة مع الهند، سواء في التجارة، سواء في الصناعة، سواء بتبادل السفارات، ويوجد مقيمين من الجالية أو الجنسية الهندية بأعداد كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. هناك علاقة مميزة وممتازة ما بين الرئيس الهندي ومن الجانب الإماراتي علاقة مميزة وممتازة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قبل الله ورعاه. العلاقة هذه امتدت من بداية الله يرحمه ويحسن إليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناها وأكملها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. وعلاقة امتدت من نواحي تجارية وصناعية وتبادل خبرات كبيرة، وعلاقة كبيرة حقيقة تربط بين البلدين. 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण ने आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक पद का चार्ज संभाल लिया है। आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण ने आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक पद का चार्ज संभाल लिया है और अब वो अपने पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करने को पूरी तरह से तैयार हैं। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण ने अपना पदभार संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को
उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है।
और उसी का परिणाम है जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें, क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने निर्णयों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। हमारे श्री जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, माननीय श्री ए.के. शर्मा जी नगर विकास मंत्री, ये अपने अपने विषयों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं वार्ता करूंगा। मैं सबसे पहले माननीय जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो पर्यटन विभाग से संबंधित विषयों पर आज पर्यटन विभाग के कुल 7 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक अयोध्या में, जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापक रूप से देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक, वहां के मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वहां पे जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो इस समय एक तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में, कनक भवन में, हनुमान गढ़ी के साथ साथ पुराने इस तरह के धार्मिक स्थलों पर ही उनके लिए एक दर्शन करने की व्यवस्था रहती है, उसी के प्रति आकर्षण रहता है। टाटा सन्स द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपया 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइट के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे, जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जाएगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की गाथा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणीबंद
ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। ये जमीनें 0.369 हेक्टेयर ये जमीन है जो वर्तमान में ग्राम सभा की भूमि है। ग्राम सभा की भूमि ये डाटा संख्या पर्यटन विभाग को उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मोहर मंत्रिपरिषद ने दी और 4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। नहीं, अलग अलग लोगों को बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 मार्क इवेंट में आता है, कई प्रक्रियाओं से दौर से होता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं, खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, KK विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, C कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आइस एंड कोल्ड स्टोरेज JV फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ऐसे बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में PPP मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मोड पर इसको हम लोगों ने आज
फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए आरएफ हेलीपोर्ट या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP GCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। यह निजी निवेशकों के माध्यम से PPP मूड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्रि परिषद द्वारा कर दिया गया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने, जो प्राचीन धरोहर हैं, इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत PPP मूड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर, इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकरण, वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें, कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।